हेलो दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी दो वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें आपको हिंदी भाषा और उसकी लिपि और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और क्या मातृभाषा, बोलियां, इन सब पे चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक, उसके बाद पिछली वीडियोस में सबसे लास्ट जो हम बात किए थे, किसकी बात किए थे दोस्तों? वर्णमाला की। ठीक, वर्णमाला की बात भी कर चुके थे और आपको बताए थे क्या कि वर्णमाला क्या होती है। आइए वहीं से इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो जो है वर्णमाला का एक सामान्य परिचय होगा। इसके आगे की बात हम आगे के वीडियोज़ में करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ तक। देखिए दोस्तों, हम बात किसकी किए थे? वर्णमाला की। ठीक, वर्ण और माला। आपसे बताए थे कि वर्णमाला दो वर्णों में विभक्त होता है, जिसमें क्या होता है, वर्णमाला में दो वर्ण होते हैं। पहला वर्ण क्या? वर्ण, और दूसरा माला। दोस्तों, आपको बताए थे कि जिस तरह माली क्या करता है, अपनी माला को एक व्यवस्थित क्रम में लगाता है और वो सुसज्जित करता है, उसके बाद तभी आप उसको खरीदते हैं। ठीक, तो उसी तरह हमको भी क्या करना है, अपने वर्णों को जब सुसज्जित या क्रमबद्ध तरीके से रखना है, जिससे क्या हो, वर्णमाला कंप्लीट हो सके। तो इससे आपको क्या निकाल के बताए थे दोस्तों? परिभाषा बताए थे। क्या? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ठीक, यहीं पे आप अपने नोट्स में क्या कर लीजिएगा, वर्णों के दोस्तों क्या होगा, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला। टोटल 52 वर्ण होते हैं दोस्तों। इसमें कितने वर्ण? 52 वर्ण होते हैं। तो आइए इस पर हम धीरे धीरे चर्चा करते हैं। ठीक, वर्ण क्या होते हैं ये आपको पहले ही बताया जा चुका था कि व्यक्ति द्वारा या मनुष्यों द्वारा ऐच्छिक रूप से निकाली गई सार्थक ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक, आइए इस पर चर्चा करते हैं। वर्णमाला में दोस्तों 52 वर्ण होते हैं। कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, जिसमें क्या है, 52 वर्णों को कुछ इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है जो आपके सामने उल्लेखित है। ठीक, देखिए क्या सबसे पहला दोस्तों क्या होता है? स्वर। सबसे पहला क्या होता है? स्वर। वर्णमाला में कुल 11 स्वर पाए जाते हैं। दोस्तों, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? वर्णमाला की वे ध्वनियाँ जो अबाध रूप से या बिना किसी बाधा के उच्चारित की जा सके, वही क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, वही क्या कहलाती हैं? स्वर। संस्कृत वाले जो बच्चे हैं, अगर कोई संस्कृत पढ़ा हुआ है तो संस्कृत से रिलेट करने के लिए क्या एक श्लोक इसमें बोला जाता है, क्या? स्वयं राजन्ते। क्या बोला जाता है दोस्तों? स्वयं राजन्ते इति स्वरः। स्वयं राजन्ते इति स्वरः। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? स्वयं राजन्ते मतलब जो स्वतः अपना अर्थ प्रकट करने में सक्षम हो, जो स्वयं राज करे। इति स्वरः, वही क्या है? स्वर। तो हम भी दोस्तों इसकी परिभाषा क्या बताए हैं कि जो अपना अर्थ स्वतः प्रकट कर ले, जो अपना अर्थ कैसे प्रकट कर ले? स्वतः प्रकट कर ले, वही क्या है दोस्तों? स्वर है। वही क्या है? स्वर। ठीक है, इसकी उच्चारण के लिए किसी अन्य के सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। स्वर की संख्या दोस्तों 11 मानी गई है। ठीक, ये दोस्तों सभी का एक ओवरव्यू है। इसके आगे के वीडियोस में इन सब पे मतलब डिटेल में बात की जाएगी। आइए देखते हैं। 11 स्वर होते हैं, आ, ई, उ और री। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ और औ। दोस्तों, इसको ऐसे इसलिए लिखा गया है, इसका लॉजिक आपको आगे समझ में आएगा। इनको ह्रस्व स्वर, ठीक, इन सभी को दीर्घ स्वर बोलते हैं, इसको संयुक्त संधि स्वर और इसको मिश्रित स्वर बोलते हैं। ठीक है, इसको दीर्घ संधि स्वर बोलते हैं, इसको संयुक्त संधि स्वर बोलते हैं। ये आपको आगे पता चलेगा। आइए अपने दूसरे आयाम पे चर्चा करते हैं। स्वर 11 होते हैं, इनको हम लोग समझ लिए हैं। दूसरा क्या है दोस्तों हमारे पास? व्यंजन। ठीक है, दूसरा क्या है? व्यंजन। दोस्तों क्या है? व्यंजनों की आधी मात्रा मानी जाती है। व्यंजनों की कितनी मात्रा मानी जाती है? आधी मात्रा मानी जाती है। ठीक दोस्तों, संस्कृत में इसके लिए भी एक श्लोक है। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतोगेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे आता है, व्यंजनम च अर्ध
व्यंजनम चार्ध मात्रिकम लिखा हुआ होता है वहाँ पे, व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे क्या लिखा होता है, व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, ऐसे लिखा हुआ होता है दोस्तों। तो व्यंजनम च अर्ध मात्रिकम इसका होता है। इसका मतलब क्या होता है, व्यंजनम च अर्ध मात्रिकम मतलब क्या, व्यंजन की आधी मात्रा होती है। व्यंजन की कितनी मात्रा होती है, व्यंजन की आधी मात्रा मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उच्चारण करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उच्चारण करने के लिए इसमें अ की ध्वनि हम जोड़ देते हैं। मतलब किस तरह जोड़ते हैं, आइए इसको समझते हैं। किस तरह जोड़ेंगे उसको समझने के लिए ये करेंगे हम कि देखिए, जब कोई व्यंजन होता है, जैसे मान लीजिए क है, तो ये क ऐसे होता है, इस पे हलंत लगा हुआ होता है क्योंकि व्यंजनों की आधी मात्रा मानी गई है। तो इसको पूर्ण करने के लिए इसके साथ छोटा आ जोड़ते हैं और ये क्या बनता है, तब ये क बन जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बनता है, क। और कोई भी ऐसे आप लें, च ले लेंगे तो च भी आधा होता है, इसमें क्या होता है, आ जोड़ा जाता है, तब ये पूरा च बनता है। ठीक है दोस्तों, तो व्यंजनों की इसीलिए क्या मानी गई है, आधी मात्रा मानी गई है। तो आइए, व्यंजनों की संख्या दोस्तों हमारे पास कितनी होती है, 33। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसमें क्या किया गया है, इसमें व्यंजनों में 33 को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्म। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का क्या होता है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या दोस्तों 25 मानी गई है। इसमें ये होता है कि जब क्या करते हैं, जब कोई भी व्यंजन किसी वाग्य यंत्र से, हमारे पास क्या है, स्वर यंत्रियाँ हैं। ठीक, कौन कौन से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, यही 5 हैं। इन्हीं 5 से जब हमारी जिह्वा एक एक को टच करती है तो क्या होता है, ध्वनि निकलती है। क्या होता है दोस्तों, तभी ध्वनि निकलती है। तो स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, आइए समझते हैं। स्पर्श का मतलब क्या, स्पर्श का मतलब दोस्तों छूना। ठीक, स्पर्श का मतलब छूना, स्पर्श का मतलब छूना या टच करना। ठीक है, तो क्या होता है, हमारी जो स्वर यंत्रियाँ हैं कौन कौन सी, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक, इन्हीं से जब क्या होता है, जब आपकी जिह्वा, इन्हीं से जिह्वा जब 5 से टच होगी तो जो ध्वनि निकलेगी वही क्या कहलाएगी दोस्तों, स्पर्श ध्वनि या स्पर्श व्यंजन। ठीक, अर्थात जिह्वा के स्पर्श से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और क से लेके म वर्ग तक, मतलब क से लेके म तक, ठीक है, सभी क्या होते हैं दोस्तों, स्पर्श व्यंजन में आते हैं। क ख ग घ अंगा से लेके प फ ब भ म तक सब कहाँ आते हैं, स्पर्श व्यंजन में। दोस्तों अगली बात हम कहाँ करते हैं, अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन के लिए ये उदाहरण है, मतलब ये परिभाषा है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में ऐसा लगे कि ध्वनि क्या हो रही है, बाहर नहीं आ रही है या काफ़ी अंदर से प्रोड्यूस हो रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 4 मानी गई है। कौन कौन से, य, र, ल और व, य, र, ल और व। ठीक है दोस्तों, यही एक चीज़ जानने लायक और है, क्या, य और व को दोस्तों क्या कहते हैं, य और व को अर्धस्वर भी कहते हैं। किसको, य और व को अर्धस्वर। ठीक है दोस्तों, अर्धस्वर भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना गया है कि य और व का उच्चारण काफ़ी हद तक स्वतंत्र ही होता है, इनमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसीलिए इसको अर्धस्वर भी कह देते हैं। ठीक, तो आइए अगली बात हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्या है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की चर्चा दोस्तों इस प्रकार करेंगे कि वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों के घर्षण से मुख से क्या होती है, हवा कुछ ऊष्मा के तौर पे बाहर निकलती है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। इसमें दोस्तों तीनों स, ठीक, श, स, स और ह, यही क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन। ठीक, अगला दोस्तों क्या है, संयुक्ताक्षर। अगला दोस्तों क्या है, संयुक्ताक्षर, और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। संयुक्ताक्षर क्या होता है, क और श। संयुक्त का मतलब क्या दोस्तों, संयुक्त का मतलब क्या, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ।
क्या होता है, संयुक्त। तो देखिए इसमें क और श मिल के बने हैं, क और षटकोण वाला श मिल के क्या बनाया दोस्तों, छ से छत्री। आधा त और र मिल के क्या बना, त्र। ठीक, ज और य मिल के क्या बना, ज्ञ। श और र मिल के क्या बना, स्र। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में दे देता है, यही दे देगा और क्या पूछेगा, ये किससे मिलकर बने हैं। ठीक, तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि हलंत जो है वो पहले वाले व्यंजन पर ही लगा है, पहले वाले व्यंजन पर ही लगा है, दूसरे वाले व्यंजन पर कोई हलंत नहीं है। जबकि जब आपको विकल्प मिलता है तो 4 ऑप्शन ऐसे ही बनाए जाते हैं, किसी में पहले पे हलंत देगा, दूसरे पे हलंत नहीं देगा, दूसरे पे हलंत देगा, पहले पे हलंत नहीं देगा, या दोनों पे हलंत लगा के देगा, या दोनों पे हलंत नहीं लगाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि हमेशा क्या होगा, पहले वाले पे ही हलंत होता है। ठीक, अगला दोस्तों क्या है हमारे पास, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, आइए दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन दोस्तों इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो चिन्ह है, जैसे लड़का में अड़ा लिखते हैं ना, लड़का लिखते हैं जब ऐसे लिखते हैं ना लड़का, तो ये जो चिन्ह है इसको दोस्तों उत्क्षिप्त चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्क्षिप्त चिन्ह या ताड़नजात चिन्ह। क्या बोलते हैं, ताड़नजात चिन्ह। ठीक है दोस्तों, उत्क्षिप्त का अर्थ होता है दोस्तों फेंका हुआ। तो उत्क्षिप्त का उच्चारण करते समय, उत्क्षिप्त व्यंजनों का उच्चारण करते समय दोस्तों, जब हम अड़ा और अढ़ा का उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने मुख से इन स्वरों को या इन व्यंजनों को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल के फेंक रहे हैं, इन वर्णों को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल के फेंक रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया, उत्क्षिप्त व्यंजन। इसका दूसरा नाम द्विगुण है। द्विगुण इसका नाम इसलिए है क्योंकि पहले तो ये अड़ा और ढा की तरह आते हैं, पहले तो ये कैसे आते हैं, ड और ढा की तरह, उसके बाद इनके नीचे बिंदी लगा के इनको हम अड़ा और अढ़ा बना देते हैं, तो 2 गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए द्विगुण। और ताड़नजात व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके नीचे क्या होता है, ताड़नजात चिन्ह लगा होता है। ठीक है दोस्तों, अगली और आखिरी बात करते हैं दोस्तों, अयोग वाह। अयोग वाह, ठीक है, अयोग वाह का मतलब क्या, यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ छूट रही है कि इसके प्रोनाउंसिएशन के लिए हमेशा इसका इंग्लिश जब बनाते हैं तो आर, इसके लिए आर एच। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, भीलवाड़ा और आजमगढ़, भीलवाड़ा और आजमगढ़, ये दोनों एग्जाम्पल लेके यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आइए अयोग वाह की बात करते हैं। ठीक, उसमें क्या है दोस्तों, अ प्लस योग प्लस वाह। ठीक, अधन योग धन वाह। तो अयोग वाह का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो क्या हो, वे ध्वनियाँ जो स्वर या व्यंजन किसी के साथ योग होकर वहन न हो। आ का मतलब दोस्तों नहीं, और योग का मतलब जुड़ना। योग का मतलब क्या, जुड़ना, और वाह का मतलब वहन होना। वाह का मतलब क्या, वहन होना। ठीक है दोस्तों, तो वे ध्वनियाँ जो स्वर या व्यंजन में से किसी के साथ नहीं जुड़ती, वही क्या कहलाती हैं, अयोग वाह कहलाती हैं। ये किसी के साथ न जुड़ते हुए भी इसका प्रयोग वर्णमाला में होता है या शब्दों को बनाने में होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अयोग वाह। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक वर्णमाला के कंप्लीट 52 वर्णों की बात हो गई। आप इसको जोड़कर एक बार देखेंगे कितना आएगा, टोटल 52 आ रहे हैं कि नहीं, 52 दोस्तों आएंगे। 11 और 33 कितना हो गया, 11 और 33 44 हो गया, 44 और 4 48 हो गया, 48 2 50 और 2 52। ठीक है दोस्तों, इस तरह 52 वर्डों की टोटल हम चर्चा कर लिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में यहाँ से उठाएंगे और स्वर पर कंप्लीट बात करते हुए फिर इसी तरह बारी बारी सबकी चर्चा करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया होगा और आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो को हल्का भी पसंद कर रहे हैं या वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।